वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स। तो ये बैच हमारा डियर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है और इसमें रेगुलर बेसिस पर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी क्लास 12 के रेगुलर चैप्टर्स की। तो जो नया आपका अमेंडेड पार्ट है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। इकोनॉमिक्स में जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होंगी। और ये जो हमारा बैच है ये कम्प्लीटली सेशन हमारा 2023 और 2024 का है, राइट डियर। यानी जो बच्चे अभी 12th में आए हैं ये बैच हमारा उन्हीं को पूरा डेडिकेटेड है। तो अभी तक किसी ने आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं डियर आज का अपना बिल्कुल फ्रेशन बैच जो स्टार्टिंग से हम आपको ले रहे हैं। क्लियर है बेटा। तो हमें यहां पर इकोनॉमिक्स में हम स्टार्ट कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं डियर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बेटा जी। तो सबसे पहले तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले मतलब अगर हम इस चैप्टर की बात करें या हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हमें पहले इस वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैक्रो वर्ड क्या है। फिर हम इकोनॉमिक्स पे आएंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो वर्ड मैक्रो है इसका मतलब क्या है। तो डियर ये एक ग्रीक वर्ड है जो कि मैक्रोज से आया है, यानी ग्रीक वर्ड मैक्रोज से हमारा मैक्रो आया है। क्लियर है। जिसका मतलब होता है लार्ज। क्या होता है इसका मतलब? लार्ज। यानी आपने आपके जो इकोनॉमिक्स में दो पार्ट हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज। क्लियर है बात। तो यहां पर इसका मतलब क्या है? लार्ज। यानी यहां पर जो दायरे हैं, जो सेक्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे वो बड़े हैं, लार्ज। ठीक है। तो लार्ज इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं इसको। मैक्रो लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर है बेटा जी। लार्ज मीन्स क्या है? इकोनॉमी एज अ होल। यहां पे हम क्या कह रहे हैं इसका मतलब? लार्ज मीन्स द इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर है बेटा। दूसरी चीज, अब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली लेते हैं, यानी अभी हमने मैक्रो की बात की और अब हम बात कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी ये वर्ड अगर हम कंप्लीटली समझते हैं तो ये वर्ड क्या है? ये वर्ड क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स बेटा, जहां पर अगर हम इस ब्रांच की बात करें, यानी इकोनॉमिक्स की इस ब्रांच की बात करें जो डील करती है एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर, यानी इकोनॉमी की एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो होते हैं उन पर ये डील करती है। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं लाइक एग्रीगेट सप्लाई, जनरेट प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, ये सारी चीजें, ग्रॉस इनकम, ये सारी चीजें क्योंकि ये एज अ होल है तो यहां पर इसके अंदर आती हैं। क्लियर है बात। तो इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो क्या होगी इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन? इट डिफाइन एज that branch of economics which deals with the aggregate economic variables of an economy। क्लियर हो रही है बेटा जी बात? ठीक है। यानी अब यहां पर किस तरीके की इकोनॉमी में कौन कौन से वेरिएबल्स की बात हो रही है, हमारी किस वेरिएबल की बात हो रही है, किन की बात हो रही है, ये किस तरीके के वेरिएबल्स हैं एज अ होल इकोनॉमी में। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि हम जानते हैं बेटा जी इकोनॉमिक्स में सबसे जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है? डिमांड और सप्लाई। उन्हीं पर ही हमारी पूरी इकोनॉमिक्स जनरेट होती है और हम कह सकते हैं डिफाइन होती है। तो एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल,
कि प्राइस लेवल क्या रहेगा, एंड नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम एक्सेट्रा। क्लियर है बेटा जी? नेशनल इनकम, ग्रॉस इनकम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है जी, तो जिसके बेसिस पर हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीगेट होती है। क्लियर है बात यहाँ पे? तो ये तो था जी एक बेसिक सा एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है बेटा जी? तो क्या स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का? देखिए, सबसे पहली बात तो यहां पर नेशनल इनकम को मेजर करना कि हमारी नेशनल इनकम कितनी है। कैसे हम पता करेंगे कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट क्या है, मनी और बैंकिंग किस तरीके से है, गवर्नमेंट बजट क्या है, किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट बजट इन्फ्लेट हो रहा है, डिफ्लेट हो रहा है, क्या हो रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज और बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करना, ये बेसिकली स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स के। यानी अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें कवर अप होती हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है, मैं अगर कहूँ तो कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, determination of income and employment, यानी कहाँ से कैसे जनरेट होगी, then money and banking and government budget and the economy। determination of foreign exchange rate and balance of payment, ये बेटा जी हमारे स्कोप हैं जो हमें बेसिकली इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। क्लियर है बेटा जी बात हमें यहाँ पे? चलिए, तो अब जो चैप्टर है हमारा वो है, ये तो हमने अभी इकोनॉमिक्स के बारे में जो हमने पढ़ना है पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा चैप्टर है वो है इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो फर्स्ट यूनिट है हमारी वो ये है। क्लियर है जी? इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो क्या है ये, है क्या इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्या है बेटा जी? बहुत सिंपल सी, अगर हम इसमें थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट ब्रांच क्यों लाया गया, सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स क्यों किया गया, कि माइक्रो अलग है मैक्रो अलग है, ऐसा क्यों किया गया? ठीक है, जब ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट मिस्टर जॉन मैनर्ड केनिस, इन्होंने एक बुक पब्लिश की, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये कब की जी? 1936 में। ठीक है, और इस बुक में बेसिकली दो स्कूल्स को रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब थॉट ऑफ स्कूल हम कह सकते हैं, दो थॉट ऑफ स्कूल रिकॉग्नाइज किए गए जिसने शेप अप किया किसको? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। एक तो था जी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है बेटा जी, दूसरा था केन्जियन स्कूल ऑफ थॉट। अब जब ये यहां पर इस बुक में इन्होंने पब्लिश किए और ये सब जब चीज़ें ऐसी हुई यहाँ पे, तो दोनों ही थॉट्स में बहुत ही डिफरेंस था। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की, किसकी बात करते हैं बेटा जी?
क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट की बात करते हैं तो इसमें क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे बहुत सारे, जिसमें से एक थे J.S. मिल, एक थे A.C. पिग्यू एंड एक थे थॉमस मैल्थस, ठीक है जी, एंड एक थे डेविड रिकार्डो, यस। तो उनका क्या मानना था, मतलब क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में इन सबका क्या मानना था, हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि फ्री इकोनॉमी अचीव्स, पहला एफिशिएंसी, एज हम फ्री को एज अ कैपिटलिस्ट भी बोल सकते हैं, फ्री और कैपिटलिस्ट। फ्री और कैपिटलिस्ट मतलब दोनों हम यहां पर एक सेम उसमें व्यू में उन्होंने बोला है लेने के लिए, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट कोई भी किसी भी तरीके से डिसीजन मेकिंग में इंटरफेयर नहीं करेगी, इन द सेंस ऑफ ये, ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। फ्री वो वाला फ्री नहीं है जो आप सोच रहे हो, यानी यहां पर गवर्नमेंट लुक आफ्टर करेगी लॉ को, ऑर्डर को, सिक्योरिटी को, कंट्री की, लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो डिसीजन मेकिंग है, उनमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी, इस इनके हिसाब से। दूसरा उन्होंने क्या कहा, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट होगा जी, 100% एम्प्लॉयमेंट होगा, यानी क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट में फुल एम्प्लॉयमेंट जो था एक नॉर्मल फीचर था एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, मतलब ये तो होना ही चाहिए, उनका मानना ये था, ठीक है जी। अगर कहीं भी अनएम्प्लॉयमेंट है तो इट विल डिसअपियर ऑटोमेटिकली इक्वेशंस, क्लियर है बात। तीसरा उनका मानना था, पहला मानना तो ये था जी, दूसरा मानना क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट। तीसरा मानना क्या था उनका, मैक्सिमम लेवल ऑफ इनकम एग्जिस्ट, यानी इकोनॉमिस्ट का जितने भी हमारे इकोनॉमिस्ट मैंने अभी नाम लिए, लाइक थॉमस मैल्थस, डेविड रिकार्डो, इनका क्या ओपिनियन था कि रिसोर्सेज जो हैं वो पूरी तरीके से हो, उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो और लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो हाईएस्ट इनकम को जनरेट करे, ठीक है जी। ये तीन जो थॉट थे वो किसके थे, क्लासिक स्कूल ऑफ थॉट के थे, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, बहुत बड़ा स्लो डाउन आया, हमारी यूएस की इकोनॉमी में 10 साल के करीब का एक डिप्रेशन हम कह सकते हैं, उसको हम ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के नाम से जानते हैं, क्लियर है, जब स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s। यहां क्या हुआ, 1929 में इसकी शुरुआत हो गई, यानी जो डेवलप्ड इकोनॉमीज थी यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका की, वहां पर भी इनका अफेक्ट हुआ, और जो एडवर्स इफेक्ट था ग्रेट डिप्रेशन का उस वो लगभग 10 साल चला, ठीक है जी। सो हम कह सकते हैं कि इतने लंबे समय तक चलने की वजह से इसका जो एक्सट्रीम फॉल था वो किस पर आया, डिमांड, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर पैसा नहीं होगा, इनकम नहीं होगी तो डिमांड कहाँ से जनरेट होगी, बहुत सिंपल सी बात है। और इतना लंबा पीरियड 10 इयर्स का जो इतना लंबा पीरियड रिसेशन का होगा तो दोनों चीजें इफेक्ट होंगी ही होंगी, जब इनकम नहीं होगी तो डिमांड भी नहीं होगी, बहुत सिंपल सी बात है। सो वी कैन से फॉल इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन इनकम, ठीक है जी, फॉल इन डिमांड ड्यू टू फॉल इन इनकम, क्लियर है बेटा जी बात यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो अब यहां पर कह सकते हैं सर्कल ऑफ पॉवर्टी, ये आपके कोर्स में भी है, विकेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी हुई। अब ये मैं आपको करके बताती हूँ किस तरीके से क्या हुई भैया, ये हम एक विकेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि सभी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। देखिए, लो इनकम होगी
तो बहुत सिंपल सी बात है, लो डिमांड होगी। लो डिमांड होगी तो लोग लो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। लो इन्वेस्टमेंट होगी तो लो एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। भाई कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करेगा तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट होगी? और लो एम्प्लॉयमेंट होगी तो लो आउटपुट लेवल भी होगा, तो कुछ होगा ही नहीं। मतलब अगर हम कहें ना इनकम है, ना डिमांड है, ना इन्वेस्टमेंट है, ना एम्प्लॉयमेंट है, तो आउटपुट लेवल तो लो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था हमारा विकेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। क्या था जी? हमारा विकेशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, अब ग्रेट, जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन के नाम से हम इसको रेफर कर रहे हैं कि ग्रेट डिप्रेशन में बेटा एक चीज मैं आपसे कहूंगी, जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखूंगी उनको नोट करते जाइएगा। ठीक है, सो मेक अ रजिस्टर। जिस तरीके से मैं आपकी क्लास प्रॉपर क्लास की तरह लूंगी, उस तरीके से आप इसको प्रॉपर क्लास की तरह फॉलो करेंगे। मेक अ रजिस्टर, मेक अ नोट, जो भी मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ आप उसको प्रॉपरली नोट करेंगे। क्लियर है बेटा जी? चलिए, हाँ, और आपको अगर कोई शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे, तो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगी। ठीक है जी? चलिए, अब ये जो ग्रेट डिप्रेशन था जिसकी हमने अभी अभी बात की, जिसका हमने पॉवर्टी सर्कल भी ड्रॉ किया, ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1930 में एक्चुअल में शुरू हुआ। 1929 से उसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1930 इसको कहा जाता है क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, न्यूयॉर्क का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ 1929 में, और 1930 का पीरियड जो था तब स्टार्ट हो गया जी ग्रेट डिप्रेशन जिसको कहा गया। ठीक है, जहाँ पे जो कंट्रीज थी उनका डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट का जो एरा था वो डिक्लाइन होता चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती चली गई। तो ये जो अभी मैंने दिखाया, अनएम्प्लॉयमेंट, जब लो इनकम जनरेट हुई तो लो डिमांड, फिर लो इन्वेस्टमेंट, फिर लो एम्प्लॉयमेंट, फिर लो आउटपुट लेवल। तो ये यही चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट यही थी। तो यहाँ पे आप सोचिए, इस समय ये जो टाइम पीरियड चला 1929 से करीबन 1933, ये सबसे ज़्यादा डेंजरस टाइम पीरियड था, जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेंज थी वो 3% से 25% चली गई, और जो एग्रीगेट आउटपुट था वो करीबन 33% डाउन हो गया, 33% डाउन हो गया। आप सोचिए, ठीक है, आप देखिए कितना मतलब डिफरेंस देखिए, 3% से 25% चला गया अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी 100 में से 25 लोग खाली। ठीक है, बहुत बड़ा रेशियो है बेटा ये। अब यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ क्लासिकल थ्योरी का। तो इकोनॉमिक्स ने फिर सोचना शुरू किया कि अब क्या किया जाए भैया, कुछ नया ढंग ढूंढा जाए। तब उन्होंने केन्स बुक को अटेम्प्ट किया, एंड केन्स वाज एन अटेम्प्ट, उसने इस डायरेक्शन में इनको डाला जिसको हम केन्स स्कूल ऑफ थॉट, जो सेकंड थॉट है हमारा, उसको हमने यहाँ पर इकोनॉमिस्ट ने कंसिडर किया। तो अब ये जो केन्स स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ थॉट, इनका क्या मानना था, इनके अपने ओपिनियन थे, इनका अपना जानना था। इन्होंने क्या कहा कि भैया अगर इसको मेंटेन करना है, यानी ग्रेट डिप्रेशन को मेंटेन करना है, लॉर्ड गेनस ने क्या कहा, उन्होंने इस पूरे फिनोमेना को ऑब्जर्व किया और कहा कि अगर इस डिप्रेशन को, ग्रेट डिप्रेशन को मेंटेन करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगा भैया, अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट तो पॉसिबल है ही नहीं। पहली चीज उनका मानना ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट विल एग्जिस्ट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, पहली चीज। दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा कि गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ेगा और जनरेट करनी पड़ेंगी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि तब तो वहां पर डिसीजन मेकिंग उसमें तो था नहीं गवर्नमेंट का, लेकिन यहां पर उसने कहा कि गवर्नमेंट
must intervene and generate employment opportunities। यानी यहां पर उसके स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से गवर्नमेंट को क्या करना है, इंटरवीन करना पड़ेगा, जबकि वहां पर ऐसा नहीं था। क्लियर है जी बात यहां पे? ठीक है, तो ये तो हमने ओवरऑल ये क्या बात की, दो स्कूल ऑफ थॉट की बात की, क्लासिकल और केन्जियंस। हमने बात की क्या है हमारे इमर्जेंस, क्या है मैक्रो इकोनॉमी होती क्या है, हमने ये बात की। क्लियर है जी? अब हम बात करेंगे जो हमारे दो टर्म है, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी में डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? तो बेटा जी बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि माइक्रो इकोनॉमी में कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब हम कह सकते हैं यहां पे इंडिविजुअल लेवल का है। ठीक है जी, यहां पर क्या है, इंडिविजुअल लेवल का है, यानी जो प्रॉब्लम, जो स्कार्सिटी देखी जाएगी, ठीक है, वो क्या देखी जाएगी, इंडिविजुअल लेवल की देखी जाएगी। यानी बेसिस ऑफ स्टडी क्या होगा, इट स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट एन इंडिविजुअल लेवल। राइट? तो क्या हम इसके क्या एग्जांपल्स हैं अभी हम बताएंगे। यहां तो समझ में आ गया जी इंडिविजुअल लेवल पर करेगी, ठीक है। और मैक्रो, क्योंकि ये तो एज अ होल है, ठीक है, पहले ही हमने कह दिया लार्ज है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। सो इट स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस एट एन इकोनॉमी लेवल। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? अब क्या है जी, इसमें हमने इंडिविजुअल लेवल पर किस चीज को माना है, हमने कंज्यूमर बिहेवियर को माना है, कंज्यूमर बिहेवियर्स। ठीक है जी, हमने प्रोड्यूसर्स के बिहेवियर को माना है, प्रोड्यूसर बिहेवियर। हमने प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है जी, ये सब चीजें। जबकि यहां पर हमने मैक्रो में हमने इन्फ्लेशन, क्योंकि हम इकोनॉमी लेवल की बात कर रहे हैं पूरी, इन्फ्लेशन, एडी, एएस, एनवाई, ये सब चीजें हमने यहां पर समझी हैं। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक एजेंट कौन होते थे। मैं बेसिक चीजें आपको आज करा रही हूं बेटा, मैं कुछ फॉर्मूलाज भी लिखवाऊंगी अभी आपको। इकोनॉमिक एजेंट्स कौन होते थे बेटा, ये बेसिकली कुछ इंडिविजुअल्स और कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते थे। क्या लेते थे? इकोनॉमिक डिसीजंस लेते थे, माइक्रो इकोनॉमी में भी और मैक्रो इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमी जो डिसीजन होता था इन द इकोनॉमी, मतलब जब बाय इकोनॉमिक एजेंट जो प्रोड्यूसर और हाउस होल्ड यानी कंज्यूमर के बीच में एंड द गवर्नमेंट के बीच में होते थे। ठीक है, तो इकोनॉमिक एजेंट कौन होते थे? सो दीज आर द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन these are the institutions, individual or institutions who take economic decisions। क्लियर है बात? पहली चीज, in both micro and macro economics, economic decision in the economy
are taken by economic agents who are, कौन होते थे? who are the producers, household यानी कंज्यूमर एंड द गवर्नमेंट। क्लियर है बेटा जी? ये होते थे इकोनॉमिक एजेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी हमारी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके क्या फीचर थे। ठीक है जी, यानी एडम स्मिथ ने एक इनविजिबल हैंड थ्योरम बनाई थी इंटरडिपेंडेंस में। उससे पहले मैं एक ये टॉपिक छोटा सा ले लेती हूँ। उससे पहले कि एडम स्मिथ थे, उनकी इनविजिबल हैंड थ्योरम थी, एक इनविजिबल हैंड थ्योरम थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि बायर और सेलर हर मार्केट में अपने डिसीजन ले सकते हैं और ओनली देयर सेल्फ इंटरेस्ट। इकोनॉमिक्स विल नॉट नीड टू थिंक ऑफ द वेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज अ होल सेपरेटली। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट ग्रेजुअली डिस्कवर्ड हुए दैट दे हैड टू लुक फर्दर। सो एडम स्मिथ ने क्या कहा है अपनी इनविजिबल हैंड थ्योरम में कि भैया बायर और सेलर हर मार्केट में अपने डिसीजन लेते हैं अपनी इच्छा के अनुसार और अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? उसमें किसी भी इकोनॉमिक्स को उनके लिए ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है जिससे, या कुछ ऐसा नहीं सोच सकते जिससे वेल्थ या वेलफेयर ऑफ द कंट्री एज अ होल उसमें कुछ हो। ठीक है जी, वो अपने हिसाब से देखेंगे, उसको उससे फायदा मिलेगा तो वो खरीदेगा, उससे उसे फायदा नहीं होगा तो नहीं खरीदेगा। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत ही ज़्यादा डीप रूट है अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होंगे फीचर्स? अब हम बात कर रहे हैं फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जी ये। फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या फीचर्स हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के? पहला तो क्या कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल हो सकती है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड कैपिटल, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या कह रहा है कि प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव बिहाइंड ऑल द प्रोडक्शन डिसीजन, यानी जो भी प्रोडक्शन डिसीजन लिया जाएगा उसका प्रॉफिट ही ओनली मोटिव होगा। सो प्रॉफिट इज द ओनली मोटिव behind all production decision। क्लियर है? तीसरा वो क्या कहते हैं, मार्केट मैकेनिज्म इज फ्री रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी पूरा फ्री रोल रहेगा कि डिमांड और सप्लाई में क्या फोर्सेस रहेंगे। तो मार्केट मैकेनिज्म इज फ्री रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और गवर्नमेंट देखेगी, फोर्थ उन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट लुक आफ्टर द ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस इन एन इकोनॉमी। ठीक है, उसको देखना है। सो गवर्नमेंट लुक आफ्टर ग्रोथ, स्टेबिलिटी
एंड सोशल जस्टिस इन एन इकोनॉमी। क्लियर है जी? ठीक है। अब कौन कौन से डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। कितने सेक्टर्स हैं जी इकोनॉमी में? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। पहला है हाउस होल्ड, 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है बेसिकली। कितने सेक्शंस में डिवाइडेड है ये सेक्टर्स? 4 में। फर्स्ट इज हाउस होल्ड, यानी जहां पर फैमिलीज, इंडिविजुअल जो होते हैं, जो सप्लाई करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड बाय द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द फर्म। ठीक है। दूसरा फर्म, जो कैरी आउट करती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को और एम्प्लॉय करती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तीसरा है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? मेंटेन लॉ करती है, मेंटेन लॉ ऑर्डर इन द कंट्री, इम्पोज करती है टैक्सेस को, फाइन्स को, लॉ बनाती है, उसको प्रमोट करती है, इकोनॉमिक वेलफेयर में काम करती है। ये सारी चीजों में गवर्नमेंट का है। एंड फोर्थ वन इज एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल सेक्टर्स, जो रेफर करती हैं बेसिकली इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है बेटा? ये एक्सटर्नल सेक्टर्स में आएगा। तो 4 सेक्टर्स हैं हमारे किसके? इकोनॉमी के। ठीक है। ये तो रही बात हमारा जो चैप्टर था इमर्जेंस, ये हमने उसकी बात की। ठीक है। अब हम कुछ जो हमारे चैप्टर है हमारा नेक्स्ट, उसके मैं आपको अभी फॉर्मूलाज बता रही हूँ ताकि आप नेक्स्ट क्लास में इन फॉर्मूलाज को याद रखें। ठीक है, याद कर लें। ये काम है आपके लिए, होमवर्क है कि इन फॉर्मूलाज को आपको याद रखना है। ठीक है। तो बेटा ग्रॉस इनकम इज इक्वल टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, और नेट इज इक्वल टू, नेट इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा जी। डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारा? बेसिकली डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो हम कंजप्शन करते हैं फिक्स्ड कैपिटल की, वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की। तो वो है हमारा डोमेस्टिक प्लस एनएफआईए। एनएफआईए क्या है बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। और डोमेस्टिक की जब हमें करनी हो तो सिंपल है, उसमें से वो माइनस हो जाएगा, नेशनल माइनस एनएफआईए। ठीक है जी। यहां तक समझ में आया बेटा? तो एनएफआईए मैंने अभी आपको बताया कि एनएफआईए क्या है, लिख लीजिए। एनएफआईए क्या है बेटा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बात एक ही है। ठीक है। अब एनएफआईए कैसे निकालते हैं? जो फैक्टर इनकम होगी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगी, उसमें से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है जी। तो हमारी एनएफआईए निकल आएगी। क्लियर है बात? ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला इसका और है कि एनएफआईए कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम
बाय रेजिडेंट्स, अगर वहां पर ये भी क्लॉज आता है क्वेश्चन में, फ्रॉम अब्रॉड, माइनस फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट्स, ठीक है जी, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। क्लियर है बात? ठीक है, यानी रेजिडेंट कौन है? जो कंट्री मैन है, और नॉन रेजिडेंट कौन है? जो फॉरेनर्स है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज आगे मैं और भी फॉर्मूलाज बताऊंगी, लेकिन अभी तक के लिए ये फॉर्मूलाज को आप अच्छे से समझ लेंगे और अच्छे से इसको याद कर लेंगे। बहुत सिंपल है, तो इन फॉर्मूलाज को आप कर लेंगे, ठीक है जी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रख रहे हैं, अगली क्लास में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ में। तो अभी तक भी मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लें, क्योंकि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और क्लास में रेगुलर रहें। आई प्रॉमिस यू, अगर क्लास में आप रेगुलर प्रॉपर रहेंगे तो आप 90 अबव बहुत प्यार से लेके आएंगे, ठीक है जी। सो गुड बाय, हैव अ नाइस डे।